नमस्कार, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने टेस्ट एंड इट्स टाइप्स के बारे में जानने और समझने की कोशिश की थी और इस कक्षा में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक बेहतरीन परीक्षण में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, वह जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसको जब हम परीक्षण को एनालाइज करते हैं, किसी भी परीक्षण को इस क्राइटेरिया पे कि वह कितना बेहतर या कितना बढ़िया परीक्षण है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पर, या उसके कुछ गुण हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके आधार पर हम यह बात प्रतिपादित करते हैं, हम यह बात कहते हैं कि कौन सा परीक्षण जो है वह एक बेहतरीन परीक्षण है। तो किसी भी परीक्षण में जो पहला गुण होता है, जो बढ़िया उस परीक्षण को, जो बेहतरीन बनाता है उस परीक्षण को, वह होता है ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी परीक्षण में ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत आवश्यक है। अब हम यह समझेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसमें इंटरपर्सनल एग्रीमेंट हो। इंटरपर्सनल एग्रीमेंट जिस टेस्ट में होता है, उस टेस्ट को हम कह सकते हैं कि वह एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, या जिस आइटम में, जिस एकांश में इंटरपर्सनल एग्रीमेंट होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वह एक ऑब्जेक्टिव एकांश है, ऑब्जेक्टिव आइटम है, या फिर वह एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। दूसरी खास बात जो होती है एक ऑब्जेक्टिविटी की, कि किसी टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी की जो खास बात होती है वह होती है कि उसे विदाउट विश, बिना किसी प्रेजुडिस के और बिना किसी बायस का होना चाहिए। जो आइटम या जो टेस्ट बिना किसी विश या बिना किसी प्रेजुडिस या बिना किसी बायस के होता है, उस टेस्ट को हम कहते हैं कि वह एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, या वह एक आइटम जो है ऑब्जेक्टिव है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी टेस्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है। तो दो तरह की ऑब्जेक्टिविटी की हम इसमें बात करते हैं। पहली जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वह होती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स, और दूसरी ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वह होती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। ध्यान रहे, यह ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स और यह ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग केवल टेस्ट के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द आइटम्स का मतलब जो होता है वह यह होता है कि किसी एकांश से या किसी आइटम से हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति वही अर्थ निकाले जो कि उस आइटम को बनाने वाले ने अपने दिमाग में रख के जिसको फ्रेम किया था। कहने का मतलब यह है कि एक्स पर्सन जो है वह भी वही अर्थ निकाले उस आइटम का जो कि वाई पर्सन निकाल रहा है। आइटम में वेगनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। आइटम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा जाना चाहिए, और यह तभी संभव होता है जब आइटम एनालिसिस को किया गया हो, आइटम एनालिसिस किया गया हो। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द आइटम को निर्धारित करने के लिए जो अगली बात होती है कि वो लीडिंग और लोडेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इमोशनली चार्ज्ड क्वेश्चंस, लोडेड क्वेश्चन का मतलब होता है इमोशनली चार्ज्ड क्वेश्चन हमें किसी भी टेस्ट में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वह इमोशनली चार्ज्ड क्वेश्चन जो हैं वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं। दूसरी जो खास बात होती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग, अगली जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्कोरिंग। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्कोरिंग में जो बात होती है कि आंसर फॉर ईच आइटम मस्ट बी प्रिपेयर्ड। इसमें स्कोरिंग करने के लिए आंसर प्रिपेयर होना चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, और उस उत्तर के आधार पर ही मार्क्स या स्कोर दिए जाने चाहिए। और यदि सही क्वेश्चन है तो उतने ही मार्क्स दिए जाना चाहिए, और गलत क्वेश्चन है तो मार्क्स काट लिए जाने चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग को लाना आवश्यक होता है। दूसरी जो क्वालिटी है, पहली क्वालिटी ऑब्जेक्टिविटी हो गई, दूसरी क्वालिटी जो है वह है रिलायबिलिटी। किसी भी टेस्ट को बेहतरीन टेस्ट कहे जाने के लिए उसकी रिलायबिलिटी आवश्यक रूप से इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। जब स्कोर्स में कंसिस्टेंसी रहेगी तो उसको हम, जब किसी टेस्ट के स्कोर्स पे कंसिस्टेंसी रहती है तो उसको हम कह सकते हैं कि वह एक रिलायबिलिटी या वह एक रिलायबल टेस्ट है। कंसिस्टेंसी जो होती है किसी भी टेस्ट की वह दो प्रकार की हो सकती है। पहला कंसिस्टेंसी जो होगा वो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी होगा। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब किसी टेस्ट को उपयुक्त प्रतिदर्श पर सामान्यतया 14 दिन के अंतराल पर दोबारा किया जाता है, और उन दोनों स्कोर्स को 14 दिन पहले और 14 दिन बाद
जो दोनों स्कोर जो प्राप्त होते हैं उनका कोरिलेशन जब प्राप्त किया जाता है तो जब जितना ज़्यादा कोरिलेशन होगा उतना कहा जाएगा कि इसमें टेम्पोरल कंसिस्टेंसी है। उदाहरण के लिए यदि किसी टेस्ट को हमने आज एडमिनिस्टर किया और उसको 14 दिन बाद एडमिनिस्टर किया और दोनों टेस्ट का कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया और उसका कोरिलेशन 0.79 आता है या 0.89 आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें टेम्पोरल कंसिस्टेंसी मौजूद है और यह टेस्ट जो है इस प्रकार से रिलायबल टेस्ट है। दूसरी रिलायबिलिटी की खास बात जो होती है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी की होती है। विद इन द टेस्ट कंसिस्टेंसी है कि नहीं, यह जानने के लिए हम इंटरनल कंसिस्टेंसी मेज़र करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी जो मेज़र करने का तरीका होता है वह यह होता है कि किसी भी टेस्ट के ऑड और इवन आइटम्स को हम सेलेक्ट करते हैं और ऑड और इवन टेस्ट के स्कोर के बीच का कोरिलेशन सहसंबंध ज्ञात करते हैं और यह सहसंबंध यदि बेहतर आता है तो उसको हम कहते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि किसी भी टेस्ट में यदि 100 आइटम है तो 100 आइटम में से 50 आइटम के स्कोर को और अगले 50 आइटम के स्कोर को हम मेज़र कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं और उन दोनों के बीच सहसंबंध और कोरिलेशन जब ज्ञात करते हैं तो उसको इंटरनल कंसिस्टेंसी का नाम दिया जाता है। यदि वह सहसंबंध अधिक आता है 0.90 या 0.94 या 0.78 या 0.74 इस तरह के स्कोर जब आते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट में इंटरनल कंसिस्टेंसी है। और इस प्रकार यदि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और इंटरनल कंसिस्टेंसी दोनों इस्टेब्लिश कर दी जाती है तो यह माना जाता है कि यह टेस्ट जो है, कोई पर्टिकुलर टेस्ट जो है वह रिलायबल टेस्ट है। तीसरी जो खास बात किसी भी टेस्ट के साथ होती है वह होती है वैलिडिटी। उस टेस्ट की वैलिडिटी जो होती है वो बेहतर होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। वैधता से तात्पर्य जो होता है कि टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया हो वही वो मेज़र करता हो तो उसको हम वैलिड टेस्ट कहते हैं। यदि कोई टेस्ट मैथमेटिक्स के अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए बनाया गया हो तो मैथमेटिक्स का अचीवमेंट ही करना चाहिए, वो किसी अन्य विषय का अचीवमेंट नहीं मेज़र करना चाहिए। यदि वो मैथमेटिक्स का अचीवमेंट मेज़र करता है तो हम कह सकते हैं कि दैट टेस्ट इज़ अ वैलिड टेस्ट। वैलिडिटी एस्टैब्लिश करने के लिए जो खास बात होती है कि वह परीक्षण को किसी बाह्य कसौटी, किसी एक्सटर्नल क्राइटेरियन के साथ सहसंबंधित किया जाता है। यदि हम इंटेलिजेंस टेस्ट कोई बना रहे हैं तो हम यदि देखें कि जो और बढ़िया टेस्ट मौजूद हैं हमारे देश में, उन टेस्ट के साथ उसका सहसंबंध कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात जो इसमें होती है वह यह होती है कि वो जो दूसरा टेस्ट होना चाहिए वो उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार से कि पहला आप जो टेस्ट तैयार कर रहे हैं वो है, मतलब वही मेज़र कर रहा होना चाहिए वो दूसरा टेस्ट जो कि पहला टेस्ट मेज़र कर रहा है। और उन दोनों टेस्ट के बीच का सहसंबंध पता लगाया जाता है। यदि वो कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन आता है तो हम कह सकते हैं कि वह एक वैलिड टेस्ट है और यह एक गुण होता है बढ़िया टेस्ट का। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है नॉर्म्स। एक बेहतरीन टेस्ट के लिए, गुड टेस्ट के लिए नॉर्म्स एस्टैब्लिश किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्म्स को यदि हम जानने और समझने की कोशिश करें तो यह पाते हैं कि एवरेज स्कोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वही नॉर्म होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है उसका औसत स्कोर जो है उसको हम नॉर्म कहते हैं। तो एक बढ़िया टेस्ट बनाने के लिए हमें नॉर्म्स को एस्टैब्लिश करना पड़ता है और उस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। अगला और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक गुड टेस्ट का वो होता है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी जो है एक अच्छे टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। प्रैक्टिकलिटी से तात्पर्य जो है वह यह है कि कोई टेस्ट जिसे आपने बनाया है या जिसे आपने शेप में लाया है उस टेस्ट में दो गुण होने अति आवश्यक हैं। वह गुण होते हैं, एक पहला गुण जो है वह यह है कि वो टेस्ट का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन योग्य हो, वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो ऐसे टेस्ट को हम कहेंगे कि वह एक प्रैक्टिकल टेस्ट है। और दूसरी जो क्वालिटी होती है वह होती है स्कोरिंग की जो क्वालिटी है, स्कोरिंग शुड बी वेल डिफाइंड। उस टेस्ट की जो स्कोरिंग होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि यदि किसी टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स और प्रैक्टिकल होने के गुण हैं तो वह टेस्ट एक गुड टेस्ट, एक बढ़िया टेस्ट, एक बेहतरीन टेस्ट की श्रेणी में आता है। धन्यवाद।